बच्चे तो यहाँ बैठे हैं, उनके लिए लगा रहा हूँ, वो चलता है। ओके क्लास। ठीक। सॉरी, हमारे जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनको वेट करना पड़ा ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज। कनेक्टिविटी का कुछ इशू आ रहा था, इस वजह से ये प्रॉब्लम हुआ था। एनीवेज, हम स्टार्ट कर रहे हैं आज चैप्टर नंबर 5, पॉलिनोमियल एंड रैशनल फंक्शन। लेक्चर 4 कल मैंने फाइनलाइज किया था और ये देखा था कि किस तरह लीनियर फंक्शंस हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, उन फंक्शंस की बेस पर मुख्तलिफ प्रिडिक्शंस परफॉर्म करते हैं, फंक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स को कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं, डिफरेंट इक्वेशंस ऑफ लाइन कैसे बनाते हैं, लाइंस अगर पैरेलल है तो उनकी क्या सिचुएशन होगी, लाइंस अगर परपेंडिकुलर है तो उसकी क्या कंडीशन होगी, और फिर कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस लेके उनसे कहीं एरिया डिटरमिन करना है, कहीं डिस्टेंस डिटरमिन करना है, इन वॉट एवर सो। लीनियर फंक्शन की एक काफ़ी डिटेल डिस्कशन थी जो हमने कल परफॉर्म की थी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5। अच्छा, मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूं कि हमारे पास ये ओपन स्टैक्स की बुक से जो अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं, इसके चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 9 तक कंटिन्यूस चैप्टर है जो हम अटेम्प्ट कर रहे हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 हम छोड़ देंगे, फर्दर एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। फिर चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर चैप्टर नंबर 11, यानी कि हमें टोटल 10 चैप्टर अटेम्प्ट करने, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 11 तक एक्सेप्ट चैप्टर नंबर 10। ठीक है, ये हमारा होल कोर्स कंटेंट है। पूरे कोर्स कंटेंट के अंदर हमें सिर्फ चैप्टर 10 छोड़ना है, और बाकी 12 और 13 हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये अगर हम देखें तो आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 5। ठीक है। अच्छा, अब ये जो चैप्टर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, मैं आपके सामने कुछ डिटेल्स रखना चाहता हूँ। लेक्चर 4 तक मैं अपलोड कर दूंगा। आपके पास क्विज आ गया होगा कल, और असाइनमेंट भी आ गया होगा। क्विज की डेडलाइन आई थिंक आज शाम तक की है, और असाइनमेंट की डेडलाइन नेक्स्ट वीक। सुबह में 11 बजे। हाँ, तो कल 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 11 बजे अपलोड हुआ होगा। 24 आवर्स की डेडलाइन रखी थी ना मैंने, 1 डे की। तो इसी तरह असाइनमेंट है वो नेक्स्ट वीक तक आपको सबमिट कराना होगा, 1 वीक की डेडलाइन थी इसकी। ठीक है, तो 2 क्विज और 2 असाइनमेंट आपके कंप्लीट हो जाएंगे, और हमें 5 क्विज और 5 असाइनमेंट तक जाना है, जिसमें से हम बेस्ट काउंट करेंगे, 4 क्विज काउंट करेंगे और बेस्ट 4 असाइनमेंट। अच्छा, तो फिर एक काम करेंगे, हम क्विज को कम कर देंगे, अब क्विज नहीं कंडक्ट करेंगे, अब असाइनमेंट कंडक्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी ये कंसेंसस नहीं हुआ, एक आदमी की वजह से हम नहीं कर सकते इसकी। हाँ, वो वही करेंगे, मतलब बोल कर लेते हैं, देखते हैं कि अगर मेजोरिटी का यही कहना है कि असाइनमेंट आप बढ़ा दें, तो फिर हम असाइनमेंट बढ़ा देंगे, 2 क्विज पर स्टॉप कर देंगे। ठीक है। हाउएवर कि क्विज एक ज़्यादा अच्छी एक्टिविटी होती है, उसमें आपको एक जस्ट लाइक अ टेस्ट परफॉर्म करने का प्रोसीजर होता है, और आप मोर कॉन्फिडेंट होंगे अगर आप क्विज अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि पेपर भी तो आपने अटेम्प्ट करना होगा। लेकिन सर मुझे एक चीज डिस्कस करनी थी आपसे।
जी अयाज क्या कह रहे हैं आप? मैं अहमद बात कर रहा हूँ। हाँ अहमद बोले। सर मुझे चीज डिस्कस करनी सर, हम जो बुक जो आप एग्जांपल्स पढ़ाते हैं, जो जो आप करवा रहे थे काम क्विज में और असाइनमेंट में, अक्सर उनसे काफी डिफरेंट क्वेश्चन भी आ रहे होते हैं, मतलब। देखिए क्या उसका कंटेंट जो होता है, जो क्वेश्चन डिफरेंट आते हैं, अनसीन तो होते होंगे, लेकिन वो क्या बेस नहीं कर रहे होते उस लेक्चर के ऊपर? सब बेस बेस तो कर रहे होते हैं, लेकिन सॉल्व करने में जिस तरह हमने लेक्चर में सॉल्व किए होते हैं उसके हट के थोड़े होते हैं, पहली बात। और दूसरी बात मुझे ये पूछनी थी कि जो क्विज और असाइनमेंट है, इनकी किनकी वेटेज है और फाइनल पेपर की कितनी वेटेज है? यार 50-50% का मैंने फर्स्ट डे असाइन डिस्क्राइब किया था ना। 50-50% का होगा। 50% मार्क्स क्विज के और असाइनमेंट के होंगे, यानी क्लास पार्टिसिपेशन के। और 50% मार्क्स फाइनल पेपर के होंगे। एक सवाल का जवाब तो आपका ये हो गया। इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है कोई? ओके सर। और दूसरा दूसरी सवाल बात, सर मैथ्स में थ्योरी बेस्ड इतने सवाल। हाँ दूसरी बात ये है कि जो आप कह रहे हैं ना कि क्वेश्चंस के हवाले से, देखिए मैंने किया ये है कि हम चैप्टर वाइज चल रहे हैं। एक चैप्टर कंप्लीट करते हैं, उसकी सारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट करते हैं। उसके बाद देखिए उसका जो जो सेंट्रल आइडिया है, मिसाल के तौर पर फंक्शंस को देख लेना कि हमने पहले फंक्शंस स्टडी की, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेट लाइन अंडरस्टैंड की, स्लोप कैसे कैलकुलेट होता है एग्जामिन किया, डिस्टेंस फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, उससे रिलेटेड हर तरह के क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। फिर एक्सरसाइज ली, और एक्सरसाइज लेके मैंने ये तो नहीं किया कि पूरी एक्सरसाइज आपके साथ ये कहो कि पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज अटेम्प्ट करिए। आपके पास प्रॉब्लम सेट्स आए ना, जो मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन मार्क किए, तो वो प्रॉब्लम सेट जो क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन, यू हैव टू अटेम्प्ट फर्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन। जब आप उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेंगे तो आप गो थ्रू हो जाएंगे एक तरह से उस सारे टॉपिक से जो मैंने क्लासरूम लेक्चर में दिए होंगे। अब उसके बाद आप मुझे ये बताइए कि क्या कोई चीज़ें ऐसी हैं जो आउट ऑफ कंटेंट हो, जो आपने ना पढ़ी हो? तरीका तो यही होता है ना। मुझे बताइए कि सर कल जैसे फॉर एग्जांपल कल क्विज में सॉल्व कर रहा था, हाँ। तो वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था ना, 5-5 क्वेश्चन की, एक तो मिनट, मुझे हर मुझे एक मिनट, पहले मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूँ। मुझे ये बताइए, आपने जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़ा है, क्या इससे हटके कोई प्रोसीजर होता है कि टीचर या इंस्ट्रक्टर आपको पहले कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हैं, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के बाद उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कराते हैं, मैथमेटिक्स की बात करें, और उसके बाद फिर आपको एक्सरसाइज क्वेश्चंस देता है प्रैक्टिस के लिए? ये प्रोसीजर होता है या नहीं होता? यस सर। अच्छा, इस प्रोसीजर के बाद आपको एग्जामिन करने के लिए वो अगर जो पेपर देता है, तो क्या जरूरी है कि उसमें हर पेपर सीन, हर क्वेश्चन सीन क्वेश्चन है? अनसीन क्वेश्चन हो सकते हैं ना? सर मैं अनसीन और सीन क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कह रहा था कि हमने जैसे डायरेक्ट सवाल सॉल्व किया था, उसमें कुछ ऐसे सवाल भी थे जो मतलब पढ़ के समझ नहीं आ रहे थे कि पूछना क्या चाह रहे हैं, तो अच्छा उसके हिसाब से मैं कंसर्न था थोड़ा, मैं आपसे बाद में पूछ लूंगा मैं। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। ओके, ठीक थैंक यू सर। है, ओके। स्टार्ट करें जरा, क्वाड्रेटिक फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। ओके क्लास, देखिए कर्व को जब हम पहले in this section, yani after completion of this section, this chapter, recognize characteristics of parabola, understand how the graphs of a parabola is related to its quadratic function, determine a quadratic function's maximum or minimum value,
सॉल्व प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक फंक्शन मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। देखिए पहले तो ये बता रहे हैं कि आप इस चैप्टर के बाद रिकग्नाइज करेंगे पैराबोला को, पैराबोला की कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको पहले ही बताता हूँ। देखिए ये बात तो हम पहले दिन से डिसाइड कर चुके हैं ना कि पैराबोलिक शेप इस तरह से हो सकता है और पैराबोलिक शेप इस तरह से हो सकता है, ठीक है। फंक्शन का ट्रेजेक्ट्री जो बनेगी ना, अगर वो इस तरह की है तो ये पैराबोलिक शेप, और ये पैराबोलिक शेप जब भी डिफाइन होगा, या चाहे ये जब भी डिफाइन होगा वो इस फॉर्म से डिफाइन होगा। ये लाजमी है। इसके अलावा कोई जी, आप इसकी बात कर रहे हैं? ये जब होगा जब आपके पास y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax की कंडीशन होगी। ये एक कंडीशन होती है जिसमें पैराबोला x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है और वर्टेक्स इसकी ओरिजिन को टच रिफ्लेक्ट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू y। अगर आप देखें तो फिर ये कंडीशन होगी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a। हम जो कंडीशन स्टडी कर रहे हैं वो इस तरह है कि पैराबोला मैक्सिमम फॉर्म शेप में है और ये मिनिमम फॉर्म शेप में। ये जो आपने सवाल किया था उसकी सिचुएशन ये वाली है बेटा, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि ये क्वाड्रेटिक, ये भी क्वाड्रेटिक ही है ना, देखिए ये भी क्वाड्रेटिक ही है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू किसकी क्वाड्रेटिक है, y, ठीक है। और ये किसके रिस्पेक्ट से क्वाड्रेटिक होगी, x के रिस्पेक्ट। अब सिचुएशन अगर ये है तो हमने ये कहा था कि आपको याद होगा कि ये सिचुएशन भी हो सकती है जब वो टू डिफरेंट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा, और कभी ये सिचुएशन भी हो सकती है कि वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, टच करें, और कभी ये सिचुएशन भी हो सकती है। आपको ये सिचुएशन जो मैंने तीनों एक्सप्लेन की वो ग्राफ से नजर आ जाएगी, लेकिन अगर सम टाइम ग्राफ गिवन ना हो बल्कि फंक्शन गिवन, तो उसकी हेल्प से आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उसके इन्वेस्टिगेट करने होंगे या फाइंड आउट करने होंगे। वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, वर्टेक्स जहां से पैराबोला टर्न करेंगे, फिर उसके बाद रूट्स, ठीक है, फिर उसके बाद वर्टिकल लाइन, ठीक है, फिर उसके बाद उसकी रेंज। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है ना पैराबोला की। तो ये जितने कैरेक्टरिस्टिक्स आप मालूम करेंगे वो किस फंक्शन से मालूम करेंगे, उस सारा का सारा जो कैलकुलेशन होगी वो क्वाड्रेटिक फंक्शन की हेल्प से होगी, क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो इस क्वाड्रेटिक फंक्शन को असल में अब हमें स्टडी करना है, ठीक है। तो हमारे पास देखिए चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल एंड रैशनल फंक्शन। लेकिन सबसे पहले पॉलिनोमियल फंक्शन हम उठा रहे हैं पैराबोला, ठीक है। देखिए पॉलिनोमियल फंक्शन की जो कंडीशन होती है ना, पॉलिनोमियल फंक्शन की जो कंडीशन होती है वो x इज ग्रेटर देन 2, यानी जो एक्सपोनेंट है, सॉरी ग्रेटर देन 1, जो एक्सपोनेंट है वो ग्रेटर देन, नहीं a नहीं, मैं बता रहा हूँ। देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, क्या कहते हैं उसको, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1। हाँ, फिर वो कहता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पावर 2 पावर 1 और एक तरह से पावर 0, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है इसको हम पॉलिनोमियल फंक्शन कह तो सकते हैं, लेकिन चूंकि दो ही टर्म्स है ना एक्स बेस, इस वजह से हम इसको क्वाड्रेटिक फंक्शन कहते हैं, ठीक है।
अब अगर मैं ये कहता हूँ ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी टाइम्स ऑफ एक्स नॉट, तो ये क्या है, तीन टर्म्स है एक्स बेस और पॉलिनोमियल फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और पॉलिनोमियल फंक्शन की डिग्री इस वक्त क्या है, 3 है। मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज 3। ठीक है, तो हमें इसके रूट्स मालूम करने होंगे, हमें इसके रूट्स मालूम करने होंगे। इसके मैक्सिमम रूट्स कितने आ सकते हैं, x इज इक्वल टू 1 2 3, यानी तीन डिफरेंट रूट्स हैं जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। ठीक है, अगर पॉलिनोमियल फंक्शन क्यूबिक फॉर्म में है, और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जितनी होती है, रूट्स मैक्सिमम उतने हो सकते हैं, मैक्सिमम रूट्स उतने हो सकते हैं। तो यहाँ हम पॉलिनोमियल फंक्शंस के अंदर सबसे पहला पॉलिनोमियल फंक्शन जो स्टडी करेंगे वो क्वाड्रेटिक फंक्शन है। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल दोबारा बताइएगा। मैंने आपसे कहा कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जो मैक्सिमम पॉलिनोमियल की डिग्री होगी, आप जब उस पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे तो उतने रूट्स कैलकुलेट हो सकते हैं। देखिए बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल क्या है, 2। अब इसको मैं सॉल्व करता हूं तो इसका आंसर होगा -3x माइनस 2x प्लस, सॉरी पता नहीं ये क्या प्रॉब्लम हो रही है। सर ये कल स्ट्रेट्स की क्लास में भी हमारी हो रहा था। ये पता नहीं एकदम से क्या हो गया। हाँ यार ये खुद हो रहा है। यार ये बुक बहुत बड़ी है, वन नोट पे ट्रांसफर मतलब, हाँ अच्छा ये देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अगर है तो इसकी मैक्सिमम डिग्री आपके पास क्या नजर आ रही है, तो मैं जब इसके फैक्टर्स बनाऊंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और x कॉमन लेते हैं तो x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो द रिक्वायर्ड रूट्स आर x2 एंड x3, ऐसे ही होगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दो रूट्स जो हमने कैलकुलेट किए, कहाँ से कैलकुलेट किए थे, इस क्वाड्रेटिक फंक्शन से। ठीक है, इसकी मैक्सिमम डिग्री क्या थी, 2, तो मैक्सिमम रूट्स कितने कैलकुलेट हुए, 2। ठीक है, इसी तरह अगर फर्ज करें ये होगा ना ए एक्स क्यूब, मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इसके जो मैक्सिमम रूट्स कैलकुलेट हो सकते हैं वो कितने कैलकुलेट होंगे, 3। इसी तरह बता रहा हूँ, आगे चल रहे हैं। सिंथेटिक डिवीजन मेथड होगा या पॉलिनोमियल फैक्ट रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम होगा, रिमाइंडर थ्योरम होगा या फैक्टर थ्योरम होगा, पॉलिनोमियल को सॉल्व करने का।
क्यूबिक को, 4th डिग्री पॉलिनोमियल को, 5th डिग्री पॉलिनोमियल को। ये यहाँ हमारे एक स्टूडेंट बैठे, उन्होंने क्वेश्चन किया है कि सर हाउ कैन वी सॉल्व द पॉलिनोमियल ऑफ विद डिग्री 3। तो मैंने उनको ये बताया कि यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूले से या फैक्टराइजेशन से तो पॉसिबल नहीं होगा, यहाँ हम सॉल्व करेंगे डिफरेंट और मेथड्स होंगे, जैसे सिंथेटिक डिवीजन मेथड है, या रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम का मेथड है, या और कोई मेथड अगर हम देखेंगे तो। ठीक है, तो अब आते हैं वापस अपने टॉपिक पे। और रिकग्नाइज, ये हमने देख लिया। क्वाड्रेटिक फंक्शंस को अगर हम देखें, यहाँ ये बता रहे हैं कि कर्व एंटीनाज सच एज वन shown in figure 1 are commonly used to focus microwave and radio wave, transmit televisions and telephone signal as well as satellite spacecraft communication। जो क्रॉस सेक्शन है, ये जो कर्व्ड एरिया है, आपने कभी एंटीना देखा होगा, डिश जिसे कहते हैं, डिश एंटीना, तो उसका जो शेप होता है वो बिल्कुल एक बाउल की तरह होता है। और अगर उस शेप को हम उसको कंपेयर करें, अभी जो मैंने पैराबोलिक शेप आपके सामने बनाया था, तो उस शेप की तरह ये पैराबोलिक शेप आपको नजर आएगा। तो जो क्रॉस सेक्शन है इज अ पैराबोला विच कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय क्वाड्रेटिक फंक्शन। ये एक एप्लीकेशन बताई है इन्होंने, कि एप्लीकेशन ये है कि वो जो पैराबोलिक, वो जो एंटीना का शेप है वो पैराबोलिक है, और उसको जो हम डिस्क्राइब करते हैं वो बाय द मीन्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्क्राइब करते हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शन के मीन्स में डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, अब इसके बाद उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है ऑलरेडी कैरेक्टरिस्टिक्स। वर्टेक्स होगी, रूट्स होंगे, कितना ब्रॉड होगा वो, मैक्सिमम पॉइंट कौन सा होगा, मिनिमम पॉइंट कौन सा होगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री यानी वर्टिकल लाइन कौन सी होगी। तो अब ये देखिए, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है जो कि पूरे पैराबोला को टू इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर रही है। इसी तरह ये वर्टेक्स पॉइंट है, इसी तरह ये वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट को मैंने रेंज कह दिया था। रेंज क्या है, मैंने एक और कैरेक्टरिस्टिक भी डिफाइन किया था कि मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक पैराबोला कहाँ तक जा रहा है। तो वो जाहिर है -4 से लेके ऊपर तक जहाँ तक जा रहा है, प्लस माइनस इंफिनिटी तक, वो हम दिखा रहे हैं। इसी तरह वाई एक्सिस पे जिस जगह इंटरसेक्ट कर रहा है वो वाई इंटरसेप्ट है। जहाँ एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो एक्स इंटरसेप्ट है, या इनको रूट्स भी कह सकते हैं, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो ये फिर सिचुएशन होगी ना, ये वाली, ये सिचुएशन होगी ना, तो ऐसे में फिर रियल रूट्स नहीं होंगे, कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। कॉम्प्लेक्स रूट का मतलब मैं ये एक्सप्लेन कर दूँ, हाँ मैं वो एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी बच्चे भी देख लेंगे। देखिए फिलहाल का क्वेश्चन ये है कि जब इस तरह की सिचुएशन होगी तो फिर क्या होगा। ठीक है, तो अब इसमें हम ये कहेंगे, अगर इस तरह की सिचुएशन है, लेट सपोज, चलो ये वाली ले लो, तो तुम ये कहोगे इसका वाई इंटरसेप्ट तो एक्सिस्ट कर रहा हो, तुम ये कहोगे इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री भी एग्जिस्ट कर रही है, तुम ये कहोगे कि इसकी वर्टेक्स भी होगी। प्रॉब्लम ये होगा इसके एक्स इंटरसेप्ट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? इसलिए नहीं होंगे कि जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ना, तो आपके पास जो जो वैल्यू आएगी ना, वो आयोटा इमेजिनरी फॉर्म में आएगी, यानी स्क्वायर रूट में नेगेटिव साइन आ जाएगा। अगर स्क्वायर रूट में नेगेटिव साइन आ जाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉम्प्लेक्स रूट है ना, और कॉम्प्लेक्स रूट, कॉम्प्लेक्स वैल्यूज, इस ये लाइन जो एक्स एक्सिस की लाइन होती है, इस लाइन को आप क्या कहते हैं, रियल लाइन। इस पर कौन से नंबर्स लाई कर सकते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर तो इस पर लाई कर ही नहीं सकते। तो इसका सोल्यूशन हमेशा आपके पास कॉम्प्लेक्स है। जब लाइन टच, जब पैराबोला एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा होगा, तो आपके पास सोल्यूशन लाजमी इसका क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन है, इमेजिनरी सोल्यूशन। ठीक है, आयोडा की फॉर्म में। तो यहाँ ये सिचुएशन इन्होंने बताई है। उसके बाद ये कहते हैं आइडेंटिफाइंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैराबोला। वर्टेक्स बताइए, एक्सिस ऑफ सिमेट्री बताइए, जीरोस का मतलब कहाँ वो टच कर रहे हैं, हाँ, वाई इंटरसेप्ट बताइए। ये इसको देखते हुए, अब आपको इसको देखते हुए मुझे ये बताइए, इसका वर्टेक्स पॉइंट कहाँ है। इसका वर्टेक्स पॉइंट मुझे मुझे जो नजर आ रहा है वो
3 पे नजर आ रहा है और 1 पे नजर आ रहा है यहाँ से, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से मैं ये कहता हूँ कि वर्टेक्स तो पॉइंट पता चल गया, वाई इंटरसेप्ट कहाँ टच कर रहा है, 7 पर, 7 पे, 7 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अच्छा, एक्स इंटरसेप्ट क्या है, कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है, इसलिए कि वो एक्स एक्सिस पे कट ही नहीं करता। और क्या पूछा इन्होंने, वाई इंटरसेप्ट पूछा भी नहीं था उन्होंने, ठीक है। जीरोस पूछे थे, वाई इंटरसेप्ट भी पूछा और जीरोस पूछे, जीरोस का मतलब एक्स इंटरसेप्ट, और एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी बता दी और वर्टेक्स भी बता दी। एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक लाइन होगी, देखिए ये बिल्कुल यहाँ से पास होगी, ये कर्सर देख रहे हैं आप, इस जगह से, ठीक है। तो इस जगह से जब पास होगी तो उसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 होगी ना, 3 इंटरसेप्ट से पास हो रही होगी ना। मैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात कर रहा हूँ, मैं रूट्स की बात नहीं कर रहा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात कर रहा हूँ। ये जो मैं, ये हैंड जो कर्सर है, ये जिस जगह से मूव करता हुआ जा रहा है, ये इस जगह से इक्वली 2 पार्ट्स में ब्रेक करेगा ना इसको, तो ये x इज इक्वल टू 3 सिमेट्री जी। सर सिमेट्री 3 होगी, क्यों 3 होगी ना, explain x इज again. इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 सिमेट्री होगी। बेटा आप क्या सवाल पूछ रहे हैं? हाँ, y 1 होगा और x इज इक्वल टू 3 होगा, लेकिन सिमेट्री की जो इक्वेशन होती है ना, वो ये होती है सिंपल, या तो x इज इक्वल टू a होगी या y इज इक्वल टू b होगी। सिमेट्री का मतलब ये होता है वर्टिकल लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन। तो वर्टिकल लाइन की इक्वेशन तो फिर इसी तरह से होती है ना, x इज इक्वल टू, हम वर्टेक्स में बता चुके हैं, वो जो y की आप बात कर रहे हैं ना, y1, तो वो तो हम वर्टेक्स में बता चुके हैं। अंडरस्टैंडिंग हाउ द ग्राफ्स ऑफ पैराबोला आर रिलेटेड टू देयर क्वाड्रेटिक फंक्शंस। पहले तो ये देखते हैं पैराबोला कैसे रिलेटेड है क्वाड्रेटिक फंक्शन से। ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है वेयर a b and c आर रियल नंबर्स। a इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a 0 होता है तो फंक्शन क्वाड्रेटिक रह ही नहीं जाएगा। इफ द पैराबोला ओपन्स अपवर्ड, अगर ओपन अपवर्ड यानी इस तरह से होगा, ठीक है। इफ a इज ग्रेटर देन, सॉरी उल्टा बना, अगर इस तरह से है तो a is greater than 0, a must be positive. If a is positive means greater than 0, parabola looks like this, ऐसा नजर आएगा, ठीक है। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। मैं ये बता रहा था कि अगर देखिए आपके पास इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर if a is greater than 0, like मैं कहता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, आपको आगे सॉल्व वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। पहले तो आप सिंपल ये बता देंगे कि सर इसका जो शेप होगा ना, वो ऐसा शेप होगा, बिकॉज a इज पॉजिटिव, ठीक है। एक एट्रीब्यूट तो हमें पता चल गया। अच्छा, तो क्या इसकी ऑपोजिट वाइस वर्सा भी होगा? डेफिनेटली होगा। इफ a इज लेस देन 0, आप विदाउट सॉल्यूशन पहले तो ये बता देंगे सर इस तरह का शेप है, मैक्सिमम होगा, ठीक है। ये एट्रीब्यूट हमने यहाँ से डिस्कस कर लिए। फिर आगे आते हैं, कहते हैं ये क्या चीज है, द एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज डिफाइंड बाय -b/2। एक्सिस ऑफ सिमेट्री आप हमेशा कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अगर मिनिमम या मैक्सिमम होगा -b/2a से, -b/2a। we use the quadratic formula like this to solve the general equation of general quadratic equation
for the x intercepts or zeros we find the value of x halfway between them. देखिए बिल्कुल हाफ में होता है ना, ये जितना इधर से होता है बट एक्सिस ऑफ सिमेट्री तक उतना ही राइट साइड से भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री तक का डिस्टेंस होगा, ठीक है। अच्छा, also makes sense because we can see the graph that the vertical line divides the graph in half. वर्टिकल लाइन क्या काम करती है, वो हाफ लेफ्ट हैंड पे डिवाइड करेगी और हाफ राइट हैंड, यानी उसको सिमेट्रिकल शेप के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रही है ना, यानी इक्वल हाफ में डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो वो जाहिर है वर्टेक्स हाफ ही होनी चाहिए, जितनी लेफ्ट हैंड से होगी उतनी राइट हैंड से होगी। अच्छा, पैराबोला जो ओपन अपवर्ड हो वर्टेक्स अकर, यानी अपवर्ड का मतलब इस तरह से, ओपन अपवर्ड का मतलब ऊपर की तरफ ब्रॉड होता चला जाए, तो उसका जो पॉइंट होगा वो मिनिमम होगा। इस सूरत में मिनिमम पॉइंट है ना, जैसे आप यूं कहें कि एक पॉइंट यूं ऊपर से नीचे आया, यानी यूं ऊपर से नीचे आया और अपने मिनिमम पॉइंट की तरफ गया और फिर ये मैक्सिमम हो गया। जैसे पेंडुलम होता है ना, पेंडुलम क्या करता है कि वो अपने मिनिमम पॉइंट से यूं मैक्सिमम पॉइंट की तरफ जाता है, फिर मिनिमम पे आता है, फिर मैक्सिमम पे जाता है, फिर मिनिमम पे आता है, एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाती है। इसी तरह से पैराबोलिक फॉर्म भी हमने बताया, ठीक है। आगे चलते हैं, एक और चीज। सर ये एक ही वैल्यू को देख के हम पैराबोला की शेप के बारे में कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं? हाँ, ये कंडीशन ये है, इनका क्वेश्चन ये है कि हम ए को देखते हुए कैसे डिस्क्राइब करते हैं कि पैराबोला का शेप कैसा है। देखिए बेटा, देखिए बेटा, आपके पास एक इक्वेशन दी हुई है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। लेट्स सपोज साइन ऑफ ए क्या है, नेगेटिव है। तो एक जो इनका सवाल है वो ये कि सिर्फ नेगेटिव साइन से कैसे हम डिफाइन करते हैं। तो इसका जवाब ये मैं बता रहा हूँ कि आप सिंपल इसको प्लॉट करेंगे ना, एक्स वाई, ठीक है। आपने रखा 1, आपने रखा 2, आपने रखा -1, आपने रखा -2, 0, 3, -3, इस तरह। इसके नतीजे में आपके पास y की कुछ वैल्यूज आ रही होंगी। 1 पर आपने कहा कि 5 + 6 11 -1 10, इसी तरह ये और वैल्यूज आ जाएंगी। जब आप उसको प्लॉट करेंगे ना, तो प्लॉट करने के बाद हमेशा इस तरह का शेप आएगा, इस केस में इस तरह का शेप आएगा। फिर आपने एक और नेगेटिव लिया, लेट सपोज -5x स्क्वायर माइनस प्लस 10x प्लस 11, लेट सपोज ये 17 इज इक्वल टू। फिर जब आपने प्लॉट किया तो पता चला फिर दोबारा इस तरह का शेप आ गया, ठीक है। तो जब जब आपने पैराबोलिक शेप को प्लॉट किया, तो जब भी a इज लेस देन 0 होगा, आपकी प्रैक्टिस आपको ये बता रही है प्लॉटिंग के बाद हमें शेप किस तरह का मिल रहा है, इस तरह। तो ये चीज प्रूफ हो गई कि जब भी हम a इज लेस देन 0 रखेंगे, क्वाड्रेटिक शेप हमेशा इस तरह का लोएस्ट फॉर्म में। और फिर आपने इसकी वाइस वर्सा कंडीशन रख के देखी। सर ओह सॉरी, उल्टा बन गया। हाँ उल्टा बोल रहे। इस तरह से। और जब भी आप a इज ग्रेटर देन 0 रखेंगे तो फिर इस तरह का शेप बनेगा, ठीक है। तो ये शेप प्रैक्टिस से हमने जब प्लॉटिंग कर करके देखी तो हमें पता चला कि नेगेटिव के ऊपर a इज लेस देन 0 पर मैक्सिमम शेप होगा, a इज ग्रेटर देन 0 पर मिनिमम शेप होगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था। अच्छा, अब एक और चीज हम देखते हैं। सर अगर a इज इक्वल टू 0 हो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं होगी, फिर एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा ना। देखो a 0 होगा तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर को वैनिश हो जाएगा। जैसे एक्स स्क्वायर खत्म हुआ, क्वाड्रेटिक फंक्शन ही नहीं रहेगा। आगे ये बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। अच्छा, अब देखिए, ये कह रहा है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो तो मैंने जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताई थी, ax² + bx + c। ये जो फॉर्म है ना आपके पास, ये वाली, ये फॉर्म, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है, जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। इससे हम वर्टेक्स बहुत इजीली फाइंड कर लेते हैं, इससे हम रूट्स बहुत इजीली फाइंड कर लेते हैं।
इससे हम एक्सेस ऑफ सिमेट्री बहुत इजीली फाइंड करते हैं, ठीक है। x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस ऑफ के, इस फॉर्म को समटाइम हम वर्टेक्स फॉर्म भी कहते हैं, वर्टेक्स फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इससे हम वर्टेक्स सबसे इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। As with the general form, if a is greater than 0, the parabolas open upward, the vertex. सर आप स्क्रीन शेयर कर दें। सॉरी बेटे, ठीक है। अब देखिए ये इन्होंने कंडीशन बताई कि ये एक शेप है और इस शेप की जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्म ये रही, ठीक है। -3a x प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस ऑफ के, इसका माइनस बी ओवर वर्टेक्स के लिए, वर्टेक्स के लिए माइनस बी ओवर 2a लगने की जरूरत ही नहीं, इसमें b है कहाँ पर, इसमें तो h और k है हमारे पास, इसके अंदर हम वो वाली कंडीशन तो यूज ही नहीं कर रहे ना, जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्म वाली, ठीक है। तो h और k देखो वर्टेक्स इन्होंने निकाला -2, 4, कैसे कैलकुलेट किए ये मैं भी प्रॉब्लम्स लेके आपको बताता हूँ, ठीक। अच्छा, इसी तरह एक ग्राफ ही कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म एक बार दोबारा बताइएगा प्लीज। सर दोबारा बताइएगा, आपने स्क्रीन शेयर की हुई थी। मैंने कौन सा पॉइंट आप कह रहे हो बेटा? सर आपकी स्क्रीन लेट शेयर हुई थी स्टैंडर्ड फॉर्म की, एक बार प्लीज दोबारा बता दें। अच्छा देखिए बेटा, मैं ये कह रहा था कि इक्वेशन ये है, ये कर्सर जहां आपको नजर आ रहा है ना, ये है, ठीक है। इस पर x, ये क्या है, a है, इस a का साइन क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, नेगेटिव है, इसका मतलब है शेप मैक्सिमम होना चाहिए इस तरह, ऐसे ही होना चाहिए ना। कहां से वो इंटरसेक्ट कर रहा है, वर्टेक्स क्या है, x प्लस 2 है ना, x की जगह क्या रखूंगा, -2, x -2 होगा, और k क्या बचेगा उसके बाद 4, तो -2, 4 वर्टेक्स पॉइंट आ गया, -2, 4 वर्टेक्स पॉइंट आ गया। वर्टेक्स से एक लाइन अगर मैं ड्रॉ कर दूं तो वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री बन जाएगी, वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री बन जाएगी, और ये पॉइंट वो हो जाएंगे जो जीरोस हैं, जहां पर x इंटरसेक्ट कर रहा है x एक्सिस को, जहां पैराबोला इंटरसेक्ट कर रहा है x एक्सिस को, और ये इसके रूट्स भी होंगे, ठीक है। तो अब स्टैंडर्ड फॉर्म बहुत यूजफुल होती है कि ग्राफ किस तरह से अपने कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा दें। इसी तरह एक पैराबोला बनाया इन्होंने y = x स्क्वायर, y = x स्क्वायर। अब देखें मैं आपको ये समझाता हूँ, पहले ये समझिए। ये देखिए y = x स्क्वायर, ये पैराबोला की फॉर्म है या नहीं, पहले तो ये यस और नो में आंसर, मानते हैं आप इसको कि ये पैराबोला की फॉर्म है। हालांकि देखिए इसमें Yes. 0x प्लस 0b है, यानी यहाँ पर कुछ भी नहीं है x में और b में भी कुछ नहीं है, तो सिंपल x स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप ये कह सकते हैं यानी = a टाइम्स ऑफ x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस ऑफ k होती है ना स्टैंडर्ड फॉर्म, तो यहाँ a1 है एक तरह से x और -0 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ k, ऐसा ही है ना, और प्लस ऑफ k खुद क्या है, 0 है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ सिंपल ये क्या बन रहा है, x स्क्वायर बन रहा है, h और k क्या है, 0 है, वर्टेक्स क्या हुई आपके पास, 0 हुई, वर्टेक्स जब 0 हुई तो ये पॉइंट होगा, वर्टेक्स 0 नहीं, वर्टेक्स 0, 0 है, x में भी 0 और y में भी 0, वो पॉइंट तो ओरिजिन ही हो सकता है और तो कुछ नहीं हो सकता। अच्छा ये जो a की साइन है ये ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, तो पैराबोला का शेप कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो हम एक पैराबोला पास करेंगे जो इस पॉइंट से इस तरह गुजरे, ठीक है, और ये इसका वर्टेक्स पॉइंट होगा। तो इसको यहाँ इन्होंने एक्सप्लेन किया है, ये देखिए कि y = x स्क्वायर का ग्राफ ऐसा, और इसकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी ना, वो लाइन ऑफ सिमेट्री ये खुद वर्टिकल y एक्सिस, ये जो y एक्सिस है ये लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, ठीक है।
y इंटरसेप्ट तो होगा ही नहीं ना इस वक्त। वैसे तो वो डिटेल क्वेश्चन आगे आ रहा है, लेकिन मैं यही क्लियर कर देता हूँ। वो इस तरह से होगा ना, y इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इस तरह से होगा। तो अब अगर इस तरह लिखा होगा, अच्छा इस फॉर्म में, जैसे मिसाल के तौर पे 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 5, इस तरह। तो y इंटरसेप्ट तो सिंपल नजर आ रहा है, 0 रख दो इसको। y इंटरसेप्ट जहां पर भी होगा वहां x क्या होगा, सही। x 0 रखोगे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी, वो y इंटरसेप्ट 0 कॉमा, ये 0 हो जाएगा ना बेटा, इसकी जगह 3, हाँ सॉरी कुछ और आएगी, 3 का स्क्वायर 9 टू द 18, 18.2 23, इस तरह से है, ठीक है। अच्छा जनाब, यहाँ ये कुछ डिस्क्रिप्शन है और ये बता रहे हैं कि ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म जो है ये किस तरह ड्राइव होती है एक दूसरे से, ठीक है। तो ये कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म बराबर तो है ना बहरहाल, इसको तो मानते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही तो, क्वाड्रेटिक फॉर्म से ही तो स्टैंडर्ड फॉर्म ड्राइव हुई है। तो आपने इसको क्या किया, ए एक्स स्क्वायर को यहीं रहने दिया, इसको फॉर्मूले को ब्रेक करके राइट साइड पे ले आए, प्लस ये सिचुएशन बन गई। अच्छा अब उसके बाद आपने ये कहा कि कंपेयरिंग द कोफिशिएंट एक मेथड होता था, आपको याद होगा, कंपेयरिंग कोफिशिएंट मेथड। तो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर a है, एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ भी a है, तो ये तो a और a बराबर हो गया, इससे हमें कोई सिग्निफिकेंट फाइंडिंग नहीं मिल रही। हम आते हैं सेकंड टर्म पर। सेकंड टर्म में राइट हैंड साइड पर क्या नजर आ रहा है आपको, b नजर आ रहा है, और लेफ्ट हैंड साइड पर सेकंड टर्म में क्या नजर आ रहा है, -2ah नजर आ रहा है। तो -2ah इज इक्वल टू b, तो h वैल्यू कैसे निकल सकती है, -2b/2। तो वर्टेक्स की का जो h पॉइंट है, h कोऑर्डिनेट है वर्टेक्स का, वो -b/2a करके कैलकुलेट हो सकता है। अच्छा सी पॉइंट के लिए ah² प्लस k को आप किससे इक्वेट करा देंगे, c से। ah² प्लस k को आप किससे इक्वेट करा देंगे, c से। तो k की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो c माइनस ah², और h की वो वैल्यू ऊपर कैलकुलेट कर चुके थे, ये एक छोटी सी डेरिवेशन है वर्टेक्स के लिए। तो k इज इक्वल टू c माइनस b²/4। इस तरह से हम नॉर्मली कैलकुलेट कर लेते हैं h और k स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अच्छा अब फॉर्म्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, h की वैल्यू इस तरह, k की वैल्यू इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, h और k आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा जनाब आगे चलते हैं। राइट एन इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन g इन फिगर 7। फिगर 7 दी हुई थी, फिगर 7 के अंदर कह रहा है कि इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखो। देखिए अगर ये x² का फॉर्मूला होता है वो तो वर्टेक्स से पास हो रहा होता, ठीक है। इस वक्त ये वर्टेक्स से पास नहीं हो रहा, कहाँ से पास हो रहा है, इस जगह से। एक x इज इक्वल टू 0.5 से पास हो रहा है रूट्स में, और एक -4 पॉइंट समथिंग से पास हो रहा है, ठीक है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री या वर्टेक्स इसकी नजर आ रही है मुझे, y में -3 और x में -2, -2, 3। तो वर्टेक्स मुझे पता चल रही है और एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी पता है, रूट्स भी नजर आ रहे हैं। तो a टाइम्स ऑफ x माइनस h, h क्या है, -2। अभी तो मैंने देखा है आपके सामने ग्राफ, यानी एक उल्टा काम कर रहा है, ग्राफ देख रहा है और इक्वेशन बना रहा है, ग्राफ देख रहा है और इक्वेशन बना रहा है, कभी इक्वेशन देखेगा और ग्राफ बनाएगा। समझ में आ रही है ना बात। अच्छा ग्राफ भी गिवन हो, इक्वेशन भी गिवन हो, फिर हमें करना क्या है, कुछ भी नहीं करना। तो हाँ, तो इसलिए तो उन्होंने अभी फिलहाल यहाँ पर a टाइम्स ऑफ ये रखा है, तो a टाइम्स ऑफ x माइनस ऑफ -2 का स्क्वायर, तो प्लस ऑफ k, k कितना है अभी आपके सामने है, -3 है, तो a टाइम्स ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर -3, ठीक। ये सॉल्यूशन हो गया। अब 0, -1 आगे जो तुम्हारा सवाल था, अब यहाँ पर ये पास हो रहा है ना, किस जगह से पास हो रहा है,
मिसाल के तौर पर अगर हम देखें यहाँ पर इस पॉइंट को देखें, वाई एक्स, वाई इंटरसेप्ट की अगर हम बात करें तो वाई इंटरसेप्ट में एक्स क्या होगा, 0 होगा ना। तो 0, -1 से पास हो रहा है, तो इस इक्वेशन में देखो 0, -1 रखा हमने, तो a की वैल्यू आ गई 4a, 4a इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 1/2 रख दिया, बन गई इक्वेशन। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद g ऑफ x बना दिया तुमने। g ऑफ x बनाने के बाद वो कहता है यार रूट्स तो बताओ, रूट्स क्या है, रूट्स क्या है। तो रूट्स जब तुम बताओगे तो क्या करोगे, y को 0 रखोगे और 0 रख के इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज कर दो। जब फैक्टराइज करोगे तो x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, और x की वो जो 2 वैल्यूज है वो इस टेबल में देख लेना है, टेबल से हमने स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नहीं ये बात का टेबल है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर फैक्टराइज कर दोगे तो तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन के रूट्स आ जाएंगे। ठीक है, ओके क्लास, टाइम हो गया बेटा। आज चूंकि कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, इस वजह से ये प्रॉब्लम हो गया, लिहाजा नेक्स्ट टाइम से इंशाल्लाह नज़ीर हम अपनी क्लास अपने टाइम पे स्टार्ट करेंगे, अगर कोई अनफॉर्चुनेट बात नहीं होती। इसमें एक बात समझ ले बेटा, देखिए ये आखिरी में मैं सिर्फ बताना चाहूँगा कि ये 0 क्रेडिट आवर का कोर्स है। 0 क्रेडिट आवर का मतलब नॉन क्रेडिट आवर, 0 क्रेडिट आवर तो नहीं कहूँगा मैं इसको, नॉन क्रेडिट आवर का कोर्स है। इसका मकसद सिर्फ इतना है कि आप लोगों की का मैथमेटिकल ब्रॉटअप ऐसा किया जाए कि आगे जाके जब आपको कैलकुलस और मैथमेटिकल कोर्सेज पढ़ने होंगे, बिजनेस मैथ एंड लीनियर अलजेब्रा वगैरह, तो उसमें आपकी फाउंडेशन परफेक्ट हो, इतनी अच्छी हो कि आप उन कोर्सेज को इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। लिहाजा ये कोर्स डिज़ाइन किया गया। इसमें बहुत सारे हमारे स्टूडेंट इतने अच्छे होंगे कि जो ऑलरेडी इन फंडामेंटल, हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं ना, जिसमें अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री, ये दोनों फंडामेंटल ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स। तो बहुत सारे हमारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको ये चीज़ें ऑलरेडी आती होंगी, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको शायद पहली बार इन चीज़ों को देख रहे होंगे, या अगर पहली बार नहीं देख रहे होंगे तो काफ़ी वीक होंगे उसके लिए। तो हम इसके लिए असाइनमेंट्स भी देते हैं, क्विज भी देते हैं। अभी जैसे इस बच्चे ने कहा कि सर बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट है, देखिए बेटा डिफरेंट चीज़ें तो होंगी ना, आपको थोड़ी सी वर्किंग करनी होगी। हम यहाँ पर एक सोल्यूशन मेकर बन के तो नहीं आए कि मैकेनिकल तरीके से बस चीज़ें हमारे सामने आए हम उसको सॉल्व करते रहें और आंसर निकालते रहें। थोड़ा सा थिंक आउट करेंगे, थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे, उन चीज़ों को समझेंगे। हमारा एक्चुअल ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको चीज़ें फाउंडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ में आना, यानी जो उसकी एक्चुअल बेस है वो बन जाए आपकी। उसमें अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई ऐसी चीज़ होती है कि जो आपको क्लियर ना हो रही, तो काउंसलिंग के लिए टीए से पूछिए। टीए भी अगर आप उसको सेटिस्फाई ना कर पाए तो काउंसलिंग के लिए मुझसे पूछिए। आसान चीज़ें देने को तो मैं सीधी-सीधी 2-4 सॉल्व प्रॉब्लम कराऊँ और आपको 2-4 अनसॉल्व प्रॉब्लम दे दूँ, आप कोर्स पास भी कर लेंगे और सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप थोड़ी सी एफर्ट्स अगर इस कोर्स के लिए करते हैं तो आगे जाके आपके लिए आसानी रहेगी। तो जो भी बात हो बेटा वो मुझसे शेयर कर लिया करें, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा उसको। ठीक है, अगर कोई क्वेरी है तो पूछ ले, वरना हम क्लास ऑफ करते हैं। सर ये जो हमने इक्वेशन पढ़ी थी इसमें के वाई इंटरसेप्ट था। ये वाई इंटरसेप्ट ओके बेटा मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, वो शेयर कर दूंगा आपको। अच्छा, ऑनलाइन स्टूडेंट को सर, सवाल है बेटा, मैं वरना ऑफ करूँ क्लास? सर वैसे ये जो कोर्स है इसके क्रेडिट आवर्स नहीं है तो इसका इफेक्ट जीपीए पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? यार ये टेक्निकल पॉइंट है, तुम मेरे ख्याल में प्रोग्राम ऑफिस से पूछ लेना। मुझे तो सिर्फ ये पता था कि नॉन ग्रेडिंग का है, ये नॉन क्रेडिट आर्ट्स। मेरा ख्याल है शायद जीपीए में इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन यू मस्ट बी पास दिस कोर्स, ये तो कंफर्म है, पास तो आपको लाजमन करना होगा। ओके ठीक है ना, ओके, अल्लाह हाफिज। बहुत वीक है सर, मैंने एटेंडेड ना एफए किया था 9 से। तो सर ये जो आप